वेलकम माय डियर स्टूडेंट। मैं नव्या निहाल, आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। आज मैं वीडियो लेक्चर बना रही हूँ बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए, और जो जिसका कोर्स कोड है बायोकेम BT 311 और कोर्स टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। आज मैं आपको यूनिट 2 के विटामिन के बारे में बताऊंगी और टॉपिक का नाम है फूड कॉम्पोजिशन एंड केमिस्ट्री ऑफ विटामिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटलाइंस की। तो इसमें जैसे कि हम विटामिन्स के कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन्स की जो भी हिस्ट्री है, विटामिन्स का क्या रोल है हमारे शरीर पे, अच्छा प्रभाव बुरा प्रभाव, और उससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती है उसकी कमी से या उसके ज़्यादा होने से, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स आपके जो हैं ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं, जो कि हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और विटामिन्स की जो डिस्कवरी की गई थी वो हॉपकिंस और फंक नाम के दो साइंटिस्ट ने की थी। हॉपकिंस ने 1906 में सबसे पहले एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे उन्होंने बताया था कि डाइटरी फैक्ट्री। इसमें उन्होंने ये देखा कि जो भी बेरी बेरी या स्कर्वी जैसे या रिकेट्स जिस तरह की जो बीमारियां हो रही थी, तो उनको लगा कि हमारे शरीर में या फिर हमारे खाने पीने में कहीं ना कुछ ऐसी कमी है जो जिसकी वजह से ये सब बीमारियां लोगों को हो रही है। उसके बाद फिर 1912 में फंक और हॉपकिंस आपस में एक साथ मिलकर के इन्होंने काम किया और उसके बाद इन्होंने विटामिन थियरी का नाम दिया। विटामिन में जो वीटा होता है उसका मतलब होता है लाइफ। जो फंक थे इन्होंने काम किया, सबसे पहले इन्होंने जो भी राइस पॉलिश्ड होते हैं, यानी कि जो भी राइस ब्रैन होते हैं। राइस ब्रैन क्या होता है? चावल के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, उसे हम राइस ब्रैन कहते हैं। इन्होंने राइस ब्रैन में से आइसोलेट किया विटामिन्स को। जब इन्होंने राइस ब्रैन का सैंपल लिया, उसमें से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड थे जिन्हें कि हम अमीन कहते हैं, वो एज अ डाइटरी फैक्टर काम कर रहे थे। और जो नाइट्रोजन कंपाउंड थे वो शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने इस बेसिस पे हॉपकिंस और फंक ने विटामिन्स की खोज की। जैसे कि हमें पता है विटामिन्स प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जो प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके शरीर में वो अपना विटामिन्स खुद ही बनाते हैं, क्योंकि उनके पास एक एंजाइम होता है जो कि विटामिन्स को बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लेकिन समय के साथ जो इंसान और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी ख़त्म हो गई, जिसे कि हम इवोल्यूशन भी कहते हैं। इवोल्यूशन की वजह से इंसान और जानवर जो थे उनके शरीर में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं बचा जिससे कि वो अपने शरीर में विटामिन्स खुद बना सके। तो इसलिए जो विटामिन्स है वो हमें बाहर से लेना पड़ता है, अपने खाने के में विटामिन्स को लेना पड़ता है कि खाने के साथ। सारे विटामिन्स तो हम अपने खाने पीने के साथ लेते हैं, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि जो विटामिन डी है वो हमें सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी से मिलता है। जो भी अल्ट्रा वायलेट बी रेज होती हैं वो हमारे विटामिन डी की सिंथेसिस करते हैं हमारे शरीर में। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं और इसको कैसे डिवाइड किया गया है कि ये कितने घुलनसार हैं, मतलब कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। तो सबसे पहला जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, दूसरा जो होता है वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो पानी में नहीं घुलते। अगर आप देखेंगे कि अगर आप विटामिन सी का एक कैप्सूल लेकर के पानी में डाल के देखेंगे तो वो घुल जाएगा, लेकिन अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल उठाएंगे और पानी में डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, क्योंकि वो फैट कंटेंट होता है। उसमें जो भी फैट या लिपिड्स का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इसे हम एडिक कह के
कह सकते हैं, और ये याद करने के लिए सही टर्म रहेगा एडिक। तो अगर हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। और ये कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं जिनको अगर आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखेंगे कि ये पानी में घुल जाएंगे। जो भी बी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सब आपके पानी में घुल सकते हैं। विटामिन BC ये भी। और जो नियासिन, फोलिक एसिड, बायोटिन, पैंटोथेनिक एसिड और जो कोलिन है, ये सब हम विटामिन में नहीं लेते हैं। मतलब कि जैसे ये विटामिन्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें रिसर्चर्स ने विटामिन्स में रख दिया है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं, जिसमें से जो विटामिन ए, ई और के होते हैं वो हमारे टर्पिनॉइड्स होते हैं, और जो विटामिन डी होते हैं वो हमारे स्टेरॉइड होते हैं। लीवर हमारा क्या होता है, वो फैट को डिपॉजिट करता है अपने में, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर के एडल्ट ह्यूमन बीइंग में वो लीवर में डिपॉजिट होते हैं, स्टोर होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पहले तो ये हमारे शरीर में बहुत ही कम अमाउंट में स्टोर होते हैं, और अगर स्टोर भी होते हैं तो वो हमारे शरीर के सेल्स में स्टोर होते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स के इतिहास की बात करते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो भी विटामिन्स होते हैं उन सबका एक केमिकल नेम होता है, और ये आप सबको याद करना पड़ेगा। तो जो विटामिन ए है उसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, और इसकी डिस्कवरी हुई थी 1913 में, और इसको डिस्कवर किया था मैककॉलम और डेविस ने। विटामिन डी, इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1922 में और डिस्कवर किया था मैककॉलम ने। विटामिन ई, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, और इसकी डिस्कवरी 1922 और डिस्कवरर था एम इवांस। विटामिन के, इसका केमिकल नेम है फाइलोक्यूनॉन, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1929 में और इसको डिस्कवर किया था हेनरिक कार्ल पीटर डैम ने। अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के इतिहास की बात करते हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जो विटामिन B1 है उसका केमिकल नेम थियामीन है, और इसकी डिस्कवरी हुई थी 1897 में। इसको डिस्कवर किया था एस्कमैन ने। और विटामिन B2, इसको केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, डिस्कवरी हुई थी इसकी 1922 में, और इसको किसने खोजा था उसका नाम नहीं पता है। विटामिन B3, इसका जो केमिकल नेम है वो है नियासिन, और इसकी डिस्कवरी हुई थी 1936 में। इसकी खोज की थी एल्वेजेम ने। विटामिन B5, केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड, इसकी खोज की थी 1931 में, और इसकी खोज की गई थी विलियम्स और ट्रस्डेल ने। विटामिन B6, इसका केमिकल नेम है पाइरिडॉक्सिन, इसकी खोज हुई थी 1934 में, और इसकी खोज की गई थी गायरोगिल। जो पॉल गायरोगिल हैं इन्होंने ही विटामिन B7 की खोज की थी, और विटामिन B7 का केमिकल नेम है बायोटीन, और इसकी खोज हुई थी 1931 में। विटामिन B9, ये केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, और इसकी खोज हुई थी 1941 में, और खोज किया था हेनरी मिचेल ने। विटामिन B12, इसका केमिकल नेम है कोबालमाइन, और इसकी खोज हुई थी 1926 में। खोज करने वाले विपल और इनके साथ इनके 3 और सहपाठी थे। विटामिन B3, विटामिन सी, आपका केमिकल नेम हम सबको पता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी सबसे ज़्यादा आपका सिट्रिक एसिड फूड में पाया जाता है। इसकी खोज हुई थी 1928 में, इसकी खोज की थी गायरोगी ने। कोलिन, जिसका कोई केमिकल नेम नहीं है, इसकी खोज हुई थी 1862 और इसको खोजा था स्ट्रेकर ने। अब इसमें हम बात करते हैं विटामिन के जो भी स्रोत होते हैं और विटामिन का फंक्शन।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको कि विटामिन ए, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा कि विटामिन ए का केमिकल नेम जो है वो है रेटिनॉल, या फिर उसे हम कैरोटीनॉइड्स भी कह सकते हैं। जो विटामिन ए होता है ये हमारे आँख की रोशनी, हमारे ग्रोथ, या फिर जो हमारी स्किन होती है और जो हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन बी विटामिन ए जो होता है ये आपका 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है हमारे शरीर में। मतलब कि हमारे शरीर में विटामिन ए के 3 ऐसे फॉर्म होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं। पहला है आपका रेटिनॉल, दूसरा है रेटिनल और तीसरा है रेटिनोइक एसिड। इन तीनों को हम मिलाते हैं तो एक टर्म आता है जिसे कि हम कहते हैं रेटिनॉइड्स। जो सोर्स है विटामिन ए का, रेटिनॉल हम कहाँ से ले सकते हैं? लीवर से, लीवर में पाया जाता है, एग यॉक में, बटर में, मिल्क में, चीज़ में। और जो कैरोटीनॉइड्स होता है इसको हम आम या फिर जो भी हरी सब्जियां होती हैं या फिर जो मेलन यानी कि जो हमारे तरबूज खरबूज होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका काम क्या है, ये क्या काम करता है हमारे शरीर में। जो रेटिनॉल होता है ये रिप्रोडक्शन सिस्टम को सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ ये जो भी विटामिन्स है ये हमारे शरीर में कैसे ट्रांसपोर्ट करता है ये हमारा रेटिनॉल पे डिपेंड होता है। जो रेटिनल है ये हमारे आई के लिए, मतलब कि जो विज़न है, जो हमारे देखने की क्षमता है, उसमें इसका मेन फंक्शन है। उसके अलावा ये जो भी हमारा रिएक्शन होता है रेटिनॉल को रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट करने का, ये उसमें काम करता है। जो रेटिनोइक एसिड है ये एक हार्मोन की तरह काम करता है और ये सेल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में काम आता है। विटामिन डी इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, और इसका मेन सोर्स हम सबको पता है कि सूर्य की रोशनी इसका मेन सोर्स है। और इसके अलावा भी जो भी फ़िश के जो ऑयल होते हैं, जो फ़िश के ऑयल होते हैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? वो फ़िश के लीवर से उस तेल को निकाला जाता है। इसके अलावा एक यॉक, बीफ, मशरूम्स, ये सब इसके कॉमन सोर्स हैं। जो फंक्शन होता है विटामिन डी का वो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग होता है। जो विटामिन डी होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन में ये क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस जितने भी प्रेजेंट होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने में मददगार होता है। और जो हड्डियां होती हैं उसमें भी इसका यही काम है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो भी हमारे बोन्स होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाता है। साथ ही साथ ये जो भी मिनरल्स होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब करता है और डिपॉजिट करता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई, जिसे कि हम अल्फा टोकोफेरॉल कहते हैं, और इसका जो सोर्स है वो है आपका डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि जो भी दूध का बना हुआ प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हम बटर, चीज़, कर्ड, योगर्ट, ये सब कह सकते हैं, अंडा। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, आजकल हम देखते हैं कि ऑलिव ऑयल में लोग खाना बनाते हैं, और सनफ्लावर ऑयल, ये सब आपके आते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में। इसके अलावा जो भी हरी पत्तियों वाला सब्जी होता है, जैसे कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो पालक वगैरह होता है वो सब ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं, और जो भी फ्रूट्स या फिर जो भी फल वगैरह होते हैं वो सब विटामिन ई उसमें पाया जाता है। अब फ्रूट्स में भी हमारे कुछ कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे कि अवोकाडो, मैंगो और कीवी जो होता है वो भी विटामिन ई उसमें ज़्यादा पाई जाती है। अब इसका काम क्या होता है हमारे शरीर में, ये जो भी हमारे शरीर की जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उसे प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि जैसे कोई भी डैमेज हो अगर तो उसको उससे प्रोटेक्ट किया करता है। प्लस प्रोटीन्स और जो डीएनए होता है उसमें ऑक्सीडेशन का काम करता है, और ये जो है जो भी ये प्रिवेंट करता है जो भी हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और जो लिपिड्स होते हैं हमारे सेल्स में, उसमें ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से ये प्रिवेंट करता है, उसे रोकता है। जो विटामिन के होते हैं इसके 2 केमिकल नेम है, एक है फाइलोक्विनिन और दूसरा है मेनोक्विनिन।
जो फाइलोक्विनिन है ये ज़्यादातर आपका हरी सब्जियों में होता है, जैसे कि हमारा जो भी पत्ता गोभी हो गया और जो पालक हो गए, ये सब आपके फाइलोक्विनिन में होते हैं। और जो वेजिटेबल ऑयल्स यानी कि वो ऑयल्स जो कि हम वेजिटेबल के सीड से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, जैसे कि सोयाबीन, ऑलिव ऑयल, ये सब आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। अब मेनाक्विन्स का क्या होता है, ये सब आपके फर्मेंटेड फूड्स में पाए जाते हैं। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि जो भी खमीर उठा करके बनाए गए होते हैं, जैसे कि हमारे चीज़ होते हैं या फिर कर्ड होते हैं। और एक और होता है जिसे कि हम नाटो कहते हैं। नाटो जो है ये सोयाबीन को सड़ा करके यानी कि सोयाबीन को फर्मेंट करके बनाया जाता है। फंक्शन क्या होता है विटामिन के का, ये हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन्स होती है उसे एक्टिवेट करता है। और साथ ही साथ हमारे शरीर में जो बोन प्रोटीन होते हैं यानी कि जो हमारे बोन्स होते हैं उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं उसके भी जो भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B1 जिसे कि हम थियामिन कहते हैं, इसका जो सोर्स है ये है मछली, मीट और हरी सब्जी, एग प्लांट यानी कि आपका एग प्लांट होता है आपका बैंगन, फ्रूट्स। विटामिन B1 में और जो लेग्यूम्स यानी कि लेग्यूम्स आपके जो भी बीन्स और लेंटिल्स होते हैं, नट्स में आते हैं हमारे वॉलनट यानी कि अखरोट आता है, मूंगफली आता है, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, पीनट यानी कि मटर, ये सब जो भी होते हैं ये हमारे नट्स होते हैं। और इसके जो फंक्शन होते हैं, जो थायमीन होता है इसके पास सल्फर होता है। और जो सल्फर होता है उसकी वजह से जो भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक पाथवे चलता है जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, मतलब वो सारे मेटाबॉलिक पाथवे जो एनर्जी का स्रोत होते हैं, हमारे शरीर में जो ताकत आती है उसका जो स्रोत होते हैं उसमें पार्ट करता है, उसमें विटामिन B1 का इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में एनर्जी यानी कि जो भी ताकत का स्रोत होते हैं उन्हें कन्वर्ट करता है। और ये हमारे नर्व और मसल एक्टिविटी में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज़ आपका विटामिन B2 जिसका केमिकल नेम हम कहेंगे राइबोफ्लेविन। इसका जो सोर्स है यानी कि जो स्रोत है वो है अंडा, मीट, मिल्क, होल ग्रेन सीरियल्स, जो भी डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं, और जो ब्रेवर्स ईस्ट होते हैं। ब्रेवर्स ईस्ट क्या होते हैं, यानी कि जो भी हम जिसे कह सकते हैं ब्रेवर्स ईस्ट में जूस यानी कि जो अल्कोहल वगैरह होते हैं ये सब इसमें आएंगे। फंक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है हमारे शरीर में उसमें हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। और ये जो विज़न है यानी कि जो हमारे देखने की क्षमता है, आँखों की जो रोशनी हम जिसे कहेंगे, उसमें भी बहुत ही लाभदायक होता है। जो विटामिन B3 है जिसे कि हम नियासिन कहते हैं, नियासिन को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो कि हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। पहला है नियासिन अमाइड और दूसरा है निकोटिनिक एसिड। अब नियासिन को हमें लेना कहाँ से है, तो जो मछली, मीट, मिल्क, एग्स, होल ग्रेन सीरियल्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स और जो नट्स होते हैं ये हमारे बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं विटामिन B3 के। फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो फिग यानी कि जो भी अंजीर होता है, डेट्स की बात करें यानी कि जो पिन खजूर होता है, और अवोकाडो, ये जो फ्रूट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा विटामिन B3 इसमें पाए जाते हैं। फंक्शन क्या होता है, ये जो न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेशन होता है ये उसे प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ जो नियासिन है ये हमारे को एंजाइम की तरह काम करता है जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र रिएक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये हमारे ग्लूकोज, फैट और जो अल्कोहल होते हैं इन तीनों के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी वो होती है जैसे कि कोई भी हमने एक नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस साइकिल भी अगर हम देखते हैं तो ग्लूकोज
कन्वर्ट होता है आगे जा कर के पायरूवेट में, तो ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कही जाती है। मतलब कि कोई भी आपका कंपाउंड, कोई भी आपका न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक हेल्पफुल बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है, ये हमारा मेटाबॉलिक कहा जाएगा। या तो हम उसको तोड़ करके करते हैं या तो उसको हम किसी चीज़ से जोड़ करके। तो ये दो टर्म आपके मेटाबॉलिक में आते हैं। विटामिन B5 जिसे कि हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और इसका जो स्रोत होता है वो है मीट, एग योक, मिल्क, मछली, टमाटर, आलू, ब्रोकली, मशरूम्स, ये सब आपके स्रोत हुए। और जो इसका फंक्शन है, लिपिड की जो बायोसिंथेसिस होती है उसमें काम आता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स और स्टेरॉयड हार्मोन्स के काम में आता है, हीमोग्लोबिन में काम आता है। साथ ही साथ जो हमारे शरीर में जो हमारी स्किन के जो सेल्स होते हैं, जो हेयर के जो सेल्स होते हैं, सेल्स या जो भी टिश्यूज़ होते हैं, उन्हें मेंटेन रखने में काम आता है। और ये जो भी घाव वगैरह होते हैं उसे हील करने में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कि कहीं हमें खरोच लग गई या फिर कुछ भी घाव हो गया, तो उसमें जो है विटामिन B5 का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो अंडा होता है ये खा लो, या फिर मशरूम वगैरह, या फिर एक जो ब्रोकली होती है ये गोभी की तरह ही होती है, और ये भी बहुत ही विटामिन्स और प्रोटीन्स बहुत ही इसमें पाए जाते हैं ब्रोकली में। अगला है हमारा विटामिन B6 जिसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, और इसका जो स्रोत है वो है चिकन, फिश, नट्स, चिकपी, मेज, बनाना और पोटैटोज़। इसका जो फंक्शन है, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी कि जो हमारे अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में, लाल रक्त के बनने में, और जो भी लाल रक्त के बनने में, जैसे कि मैंने आपको मिनरल्स में ये बताया था कि आयरन हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है हेम आयरन और दूसरा होता है नॉन हीम आयरन। जो हीम आयरन होता है ये हमारे लाल रक्त के बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि जो हीमोग्लोबिन का जो मेन कंपाउंड होता है वो होता है हमारा हीम आयरन। तो जो विटामिन B6 है उसका भी यही काम है, वो हीम आयरन को बनने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जो भी हमारा DNA होता है, DNA जो न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं DNA में, उसकी भी सिंथेसिस होती है। और जो भी फैटी कंपाउंड्स जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, जो कि हमारे सेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि हमारे जो भी सेल्स होती है उसको एक शेप देते हैं, उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला है हमारा विटामिन B7। विटामिन B7 और इसका केमिकल नेम है बायोटिन और विटामिन H। जो इसका स्रोत है वो है एग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, नट्स, लीवर, किडनी, ईस्ट, सोयाबीन्स। फंक्शन इसका क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है वो टूटने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये उसी में उसको तोड़ने में काम आता है विटामिन B7। इसके अलावा जो हेयर रूट्स होते हैं, यानी कि जो बालों की जड़ होती है या फिर जो नाखून होते हैं, स्किन होते हैं, उसमें जो भी फैट और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। अगला है हमारा विटामिन B9 जिसे कि हम फोलेट भी कहते हैं, और जो फोलेट है ये सबसे ज़्यादा हमारा वेजिटेबल्स, बीन्स, लेंटिल्स, ईस्ट, पीनट्स, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरीज में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, ये जो भी हमारा मॉलिक्यूलर का काम होता है, यानी कि DNA सिंथेसिस और रिपेयर का इसकी पूरी एक साइकिल हमारे शरीर में चलती है, उसमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। इसके साथ ही साथ ये हमें एनर्जी भी देता है, और जो भी अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसमें काम करता है। साथ में ये हमारे जो मानसिक डेवलपमेंट होता है, मतलब कि दिमाग की जो भी डेवलपमेंट होती है उसमें काम आता है। विटामिन B12 इसका नाम कोबालामीन है, मतलब कि ये इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है, इसकी वजह से इसका नाम कोबालामीन पड़ा है। इसका जो सोर्स है वो है शेलफिश,
लीवर, मिल्क और जो भी मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, बटर, ये सब आपके मिल्क प्रोडक्ट्स। और इसका जो भी फंक्शन होता है, क्या होता है वो जो भी हमारे अमाइनो एसिड्स और जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका जो भी मेटाबॉलिक पाथवे चलता है उसमें काम आता है। और साथ ही साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, उसकी प्रोडक्शन में विटामिन B12 बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। विटामिन C, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और इसका स्रोत है फल, कैबेज, हरी पत्तियों वाली सब्जी, और टोमेटो, पोटैटो और लीवर। लीवर भी किसका? सिर्फ आपका जो ऑक्स होते हैं और जो काफ होते हैं, सिर्फ उनका लीवर, उसमें विटामिन C ज़्यादा पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, साथ ही साथ ये एक कोफैक्टर की तरह काम करता है। ये जो भी कोलेजन होते हैं उसकी सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आयरन को एब्जॉर्ब करता है, और डिफेंस सिस्टम यानी कि जैसे कि हमारे शरीर पे कुछ भी खरोच वगैरह लग जाती है तो उस केस में क्या होता है, तुरंत आप देखेंगे कि वो जगह पे स्वेल हो जाती है हल्की सी, और रेडनेस हो जाता है, मतलब कि हल्का सा लाल होकर के स्वेल हो जाएगा, पानी निकलेगा। तो ये सब आपका इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। तो ये विटामिन C जो है ये आपका डिफेंस की तरह काम करता है। डिफेंस का मतलब ही वही हुआ कि मतलब कि बाहर से जो भी बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में ना घुसे, इसकी वजह से वो हमारा जो कटा हुआ पोर्शन होता है वहाँ पे स्वेल और वो पानी निकलने लगता है और जो है रेड हो जाता है। जो कोलिन है ये हमारा विटामिन नहीं होता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो सोर्स है वो है मिल्क, एग्स और पीनट्स। और इसका काम क्या होता है कि ये मिथाइल डोनर है, और साथ ही साथ ये जो भी हमारे फैट और कोलेस्ट्रॉल की जो मेटाबॉलिक पाथवे होती है उसे रेगुलेट करता है। सेल सिग्नलिंग, न्यूरोट्रांसमिशन और जीन एक्सप्रेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है कि अगर हमने विटामिन खाया और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अगर ले लिया हमने विटामिन, तो उसकी वजह से क्या हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर या तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो गई तो क्या होगा, तो अब हम उसकी बात करते हैं। जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में केराटोमलेशिया और ज़ेरोफ्थैल्मिया होता है। जो केराटोमलेशिया होता है, केराटो का मतलब हम क्या समझते हैं? केराटो का मतलब होता है हमारा केराटिन, और जो केराटिन होता है उसका मतलब होता है हेयर, और जो मलेशिया है, मलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनेस यानी कि नाजुक। तो ये आपका जो है ये आपका कॉर्नियल डिजीज़ होता है, ये ज़्यादातर 3 से 4 साल के बच्चों में होता है। और इसको हम पता कैसे करेंगे कि वो बच्चा केराटोमलेशिया से बीमारी से ग्रसित है? तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो है डायरिया और इन्फेक्शन। इसके अलावा जो हमारा दूसरी बीमारी है वो उसे हम कहते हैं ज़ेरोफ्थैल्मिया, जिसे कि हम ज़ेरोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? अंधापन, जिसे कि हम ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। तो जो बच्चा है वो ब्लाइंडनेस से सफ़र करता है। आज भी ये बीमारी ज़्यादातर हांगकांग, जकार्ता, मनीला और ढाका के जैसे शहरों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि आँख जो है, आँख के आइज़ के आसपास पूरा पूरा सूखा होने लगता है। मतलब कि जो भी आँखों से हमारे जो पानी निकलता है, जिसे कि हम टीयर कह सकते हैं, आंसू, वो निकलना बंद हो जाते हैं धीरे धीरे। और जब वो निकलना बंद हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे आँखों की जो ऊपरी पलक होती है, जिसे कि हम आईलिड्स कहते हैं, वो स्वेल होने लगते हैं, यानी कि वो फूलने लगते हैं, साथ में आपस में चिपकने लगते हैं। और जो हमारे आँख की जो ऊपरी सतह होती है वो सूखी हो जाती है और कमज़ोर से दिखने लगती है। अगर इस बीमारी पे ध्यान नहीं दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होता है कि इंसान को ये बीमारी अंधा कर सकती है। एक और इसके साथ है बीमारी, जिसे कि हम कहते हैं फायरेनोडर्मा।
ये जो भी स्किन लेसन यानी कि जो शरीर पे स्किन लेसन यानी कि कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि इन्फेक्शन होता है, कि कई बार क्या होता है कि स्किन फट जाती है और फटने से अंदर की स्किन दिखती है, अंदर का और चमड़ा और जो भी मांस वगैरह होता है वो दिखता है, अपने आप फटने लगती है स्किन। तो वो होती है हमारी लेसन, उसे हम कहते हैं स्किन लेसन। अब क्या होता है कि अगर हमने ज़्यादा ले लिया विटामिन ए, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो गया, तो उससे हो सकता है हाइपर विटामिनोसिस ए। हाइपर का मतलब ये हो गया कि ज़्यादा, विटामिनोसिस ए मतलब कि विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की का जो भी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गया। जो विटामिन डी है, विटामिन डी जो है ये रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ज़्यादातर जो इंसान में होता है वो यही दोनों बीमारियां होती हैं। जो रिकेट्स होता है इसमें क्या होता है, ट्विस्ट यानी कि मुड़ जाता है। तो इसमें जो भी होता है ये सूर्य की कमी की वजह से होता है, और इसमें आपका जो हाथ पैर जो होता है, या तो जहाँ पे भी विटामिन डी की, शरीर के जिस भी ऑर्गन में विटामिन डी की कमी होती है तो वहाँ पे वो चीज़ मुड़ सी जाती है। अगला है आपका ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन यानी कि हड्डी, और सॉफ्टनेस, मलेशिया मतलब सॉफ्टनेस। तो मतलब क्या होता है इसमें कि हमारी जो हड्डी होती है वो कमज़ोर हो जाती है विटामिन डी की वजह से, और जिसकी वजह से कि जिसके शरीर में विटामिन डी की कमी हो, तो अगर किसी ने उसको ज़ोर से या काफ़ी ज़ोर से मार दिया तो वो ब्रेक भी हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट हुआ तो उसमें बोन्स कई बार होते हैं लोगों के काफ़ी टूट जाते हैं, या फिर काफ़ी कहा जाता है कि बोन्स काफ़ी चकनाचूर हो गए, तो उसमें विटामिन डी की कमी होती है। और अगर हमने ज़्यादा ले लिया विटामिन डी तो उसका कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं पड़ता हमारे शरीर पे। अगला है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई जो है उसकी कमी से जो है, जो भी रैबिट्स और गिनी पिग्स होते हैं उनमें विटामिन ई की कमी देखी जाती है, या फिर जो भी यंग चिक्स होते हैं उनमें पाया जाता है विटामिन ई की कमी से, उसमें उनमें डिजीज़ होती हैं। अगर विटामिन ई ज़्यादा हो गया शरीर में तो उससे हमारे शरीर को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो विटामिन के होते हैं उससे होता है हैमरेज। ज़्यादातर ये जो छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें देखा जाता है। जो विटामिन के होता है इसे हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, मतलब कि जो भी हमारे शरीर का जो खून होता है अगर उसमें जो थक्का हो जमता है वो विटामिन के की वजह से होता है। तो सीधी सी बात है, अगर विटामिन के हमारे शरीर में कम हो गया तो अगर कहीं भी कट लग रहा है तो वो लगातार खून बहने की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए शरीर में ब्लड का क्लॉट होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर शरीर में विटामिन के ज़्यादा हो गया तो उसका एज सच कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे शरीर पे। विटामिन बी 1 ये हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, और इससे जो रिलेटेड डिजीज़ होती है वो है बेरी, और इसका जो बेरी होती है और इसका भी कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है हमारे शरीर पे विटामिन बी 1 का। जैसे कि अगर हमने ज़्यादा खा लिया विटामिन बी 1 तो कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। बेरी जो होती है ये आपकी बहुत ही कॉमन बीमारी इसको हम कह सकते हैं, और इसमें जो है बेरी में आपकी कमज़ोरी हो जाती है, और इसके जो भी सिम्टम्स होते हैं वो जैसे कि हो गया कि नींद नहीं आ रही है, या फिर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर बहुत ही थकान सी होने लगती है, थोड़ा सा काम किया एकदम थक से गए। तो इस टाइप के आपके सिम्टम्स होते हैं जो कि पहले से आने लगते हैं बेरी बीमारी में। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 की कमी से होता है शरीर में डर्मेटाइटिस, और साथ ही साथ कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। अगर विटामिन बी 2 हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया तो उससे कुछ भी नहीं होगा। अब जो कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आँख के साइड में, आँखों में जो भी होता है वो ब्लड शॉट सा बन जाता है थोड़ा सा।
तो वो हमारा कहता है कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। अगला है हमारा विटामिन B3। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन बी होता है, क्योंकि अगर ये हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया तो जो हमारे देखने की क्षमता होती है वो थोड़ी धुंधली हो जाती है, जिसे कि हम ब्लर्ड विज़न कहते हैं। और अगर इसकी कमी हो गई तो ये हमारे एड्रिनल कॉर्टिकल इनसफिशिएंसी में की वजह से डिजीज़ होती है। ये हो गया हमारा विटामिन B3। अगला है हमारा विटामिन B5। विटामिन B5 में क्या होता है? पिलग्रा। पिलग्रा ये डिजीज़ का नाम है, और अगर ये ज़्यादा हो गया हमारे शरीर में विटामिन B5 तो उसकी वजह से कुछ कमी नहीं होती है। अब पिलग्रा क्या होता है? पिलग्रा ज़्यादातर ये इंसानों में पाया जाता है, और जो कुत्ते होते हैं उनमें ब्लैक टंग के नाम से डिजीज़ होती है। जो पिलग्रा होता है इसमें क्या होता है? शरीर आपका रफ हो जाता है, और जिसके जो भी सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि जलन टाइप का कई बार होने लगता है, शरीर में थोड़ी सी जलन जैसी होने लगती है। तो ये सब आपके जो है पिलग्रा के सिम्टम्स होते हैं। अगला है हमारा विटामिन B6 और विटामिन B12। इन दोनों की कमी से शरीर में एनीमिया होता है, और ज़्यादातर ये इन्फेंट्स को होता है। जैसा कि मैंने आपको फंक्शंस में ही बताया कि जो विटामिन B6 और जो विटामिन B12 होते हैं उसमें जो भी हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जो हीम कंपाउंड प्रेजेंट होता है उसकी सिंथेसिस में ये दोनों विटामिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस वजह से एनीमिया होती है। अगर इसकी कमी हो गई इसका मतलब कि शरीर में खून की कमी हो गई। ज़्यादातर ये लेडीज़ यानी कि औरतों में होता है। और छोटे छोटे बच्चों में, जैसे कि जिन बच्चों को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि अच्छे से खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, तो उनके शरीर में भी खून की कमी हो जाती है। और अगर विटामिन B6 और B12 हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया तो उससे हमारे शरीर को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। विटामिन B9 जो होता है इससे होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B9 से। और इसको अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो इसका कोई असर नहीं पड़ता हमारे शरीर पे। ये जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ये भी ज़्यादातर जो चिक्स होते हैं, यानी कि जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, उनमें होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन C, और विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन C अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया तो उसका कोई असर नहीं दिखता हमारे शरीर पे। स्कर्वी में क्या होता है? जो भी न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी नए पैदा बच्चे होते हैं, ज़्यादातर उसमें क्या होता है, ये जो स्कर्वी होती है ये हर उम्र के बच्चों में, हर उम्र के लोगों में पाई जाती है, सिर्फ जो नए पैदा हुए बच्चे होते हैं उन्हें छोड़। इसमें क्या होता है? इसमें ज़्यादातर जो हमारे दांत होते हैं यानी कि मुंह के आसपास के जो भी गम्स होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर जो बोन्स होते हैं वो थोड़े टेढ़े होने लगते हैं। तो स्कर्वी से हमारा ये होता है। अगला है जो कोलिन। कोलिन क्या होता है? ये जो एनोरेक्सिया बीमारी है ये पपीज़ यानी कि जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती है, एनोरेक्सिया बीमारी। इसके अलावा कोलिन की अगर कमी हो जाए तो जो भी मुर्गी होती है उसके वो अंडे नहीं दे पाती है, और जो भी माइस होता है वो लैक्टेट नहीं करा पाता है नॉर्मली। और अगर ये हमने ज़्यादा ले लिया तो लीवर में टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर कोलिन की कंसंट्रेशन हमारे शरीर में ज़्यादा होगी तो हमारा जो लीवर है वो टॉक्सिक हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो अदर प्रॉब्लम्स हैं वो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ये आपकी एक्सरसाइज, मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको दी है जिसमें कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि अगर हमने विटामिन्स लिया अपने शरीर में, मतलब विटामिन्स का ऐसा क्या इम्पोर्टेंट रोल है जिसकी वजह से हमारे शरीर की शारीरिक ग्रोथ होती है। ये लर्निंग आउटकम्स है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि हमारे शरीर में जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि विटामिन्स है वो हमारे शरीर के विकास में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने लिया है सब। थैंक यू।